Dear students, welcome to the lecture series by Step Up Career Institute. तो आज हम लोग फिजिक्स में एक नया चैप्टर जो कि ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन की पढ़ाई शुरू करेंगे। तो ग्रेविटेशन के बारे में आपने अभी तक क्या पढ़ रखा है? ने पढ़ा होगा कि हाँ, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसके मास हैं, कोई भी दो बॉडी एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स से कोई भी दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये पढ़ा है। ये सब हम लोग धीरे धीरे एक एक करके लेंगे। और अब जैसे एक ये था कि अर्थ हर एक चीज को वही कोई भी बॉडी है, कोई भी मास है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अर्थ उसको अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वही ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसीलिए कोई भी चीज जो है जैसे ही हम छोड़ते हैं, ड्रॉप करते हैं तो नीचे गिर जाता है। पेड़ से फ्रूट टूटता है और नीचे ग्राउंड पे गिर जाता है, वहां रुका हुआ नहीं रहता या ऊपर नहीं जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द अर्थ, इसलिए पेड़ से नीचे आ जाता है। न्यूटन ने भी ग्रेविटेशन का जो डिस्कवरी किया तो वो एप्पल पेड़ से गिरा और एप्पल आके जमीन पे गिर गया। उसको देख करके वो सोचा और इस तरह से उसने धीरे धीरे अपना जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे दिया। तो इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, डिटेल्स में जाएंगे। क्लास 10 तक आप जो भी पढ़ते हैं वो बेसिक फिजिक्स रहता है, उसका जस्ट एक आप कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, उसके अंदर डीप में नहीं जाते हैं क्योंकि उतना मैथ्स आपका डेवलप नहीं होता है। अब हम लोग शुरू करते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ग्रेविटेशन शुरू करने से पहले हम लोग जरा नेचर में कितने तरह के इंटरेक्शन होते हैं इसको जरा देखते हैं। तो नेचर में 4 क्लास ऑफ इंटरेक्शंस होते हैं, 4 तरह के इंटरेक्शन नेचर में पाए जाते हैं। वो कौन कौन? एक तो आपका एक तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। नेचर में जो इंटरेक्शंस हैं पार्टिकल्स में आपस में, एक आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा ये मासेस के बीच में लगता है। उसको बाद में लिखता हूँ, पहले लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर आपका न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्सेस फिर 2 तरह के हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स जो है, न्यूक्लियर फोर्सेस, तो ये भी आपके 2 तरह के, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आपका नेचर में यही तीनों तरह के इंटरेक्शंस पाए जाते हैं। जो भी फोर्सेस हैं उसको आप, जो भी फोर्स आप पढ़ते हैं उसको इन्हीं तीनों फोर्स में आप ग्रुप कर सकते हैं, इसी तीनों में कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्लास का इंटरेक्शन होता ही नहीं है। अब जैसे फ्रिक्शन भी है तो फ्रिक्शन फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये शायद आपको पता नहीं होगा, फ्रिक्शन फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब एक एक करके मैं लेता हूं। सपोज ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच वर्क करता है?
ये एक्ट करता है, एक्ट्स बिटवीन मासेस। दो मास के बीच में एक्ट करता है, ये दो मास के बीच में इंटरेक्शन होता है ये। हाँ, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये चार्जेस के बीच में, चार्जेस के बीच वर्क करता है। ये दोनों ही आपका चार्जेस के बीच में वर्क करता है, और फोर्स जो है दोनों तरह का होता है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होता है ये। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो जैसे लाइक चार्जेस के बीच में, अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, अट्रैक्ट करेगा, और लाइक चार्जेस में रिपेल करेगा, लाइक चार्जेस रिपेल करेगा ये। ठीक है, और इस केस में मास में ग्रेविटेशनल फोर्स तो ये हमेशा अट्रैक्शन ही होता है, इसलिए इसको मैं लिख देता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये हमेशा अट्रैक्शन होता है, इसमें कभी रिपल्सन होता ही नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। तो ये आपके, और न्यूक्लियर फोर्सेस इसके बारे में डिटेल्स में आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। जितना आपके सिलेबस में होगा उतना आप पढ़ेंगे, ये मॉडर्न में पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस का, फिजिक्स में तो मॉडर्न में आएगा ये। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स देख लिया, ये मास के बीच में वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देख लिया, चार्जेस के बीच वर्क करता है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होता है। न्यूक्लियर फोर्स जो है आपका जब आपका सेपरेशन जो है, सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स बहुत कम हो जाता है तब वर्क करता है। ये प्रोटॉन के बीच भी वर्क करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी वर्क करता है। तो ये हम लोग ये टॉपिक हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग ग्रेविटेशन शुरू करेंगे, ग्रेविटेशन जो है करते हैं, आगे देखते हैं। तो न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे आपके, जो 3 लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, न्यूटन के 3 लॉज, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। न्यूटन्स 3 लॉज तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये 3 लॉ, न्यूटन ने जो 3 लॉज दिया, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और उसके साथ साथ न्यूटन ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, लॉ ऑफ न्यूटन का, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन के 3 लॉज प्लस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। 3 लॉज तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर इन यूनिवर्स attracts every other particle with a force that is directly proportional to the force that is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the separation between the square of separation between the masses. Suppose दो पार्टिकल है m1 और m2, इसके बीच में सेपरेशन r है। m1 m2 r पार्टिकल्स, पार्टिकल्स विथ मास m1 एंड m2। ठीक है, ये सब पार्टिकल्स हैं जिसका मास m1 m2 है और इसके बीच में सेपरेशन r है। तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, m2 इसको अट्रैक्ट, m1 को अट्रैक्ट करेगा विद ग्रेविटेशनल फोर्स, और Fg लिख दे रहा हूं, और
M1 M2 को अट्रैक्ट करेगा विथ ग्रेविटेशनल फोर्स। इस तरह से ये अट्रैक्ट कर रहा है, M2 M1 को अट्रैक्ट कर रहा है और M1 M2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और इसका डायरेक्शन जो है फोर्स ग्रेविटेशन का जो डायरेक्शन है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का, दिस इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स। लाइन ज्वाइन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स, इसी लाइन के अलोंग इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का आपका डायरेक्शन होगा। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको मैं Fg कर देता हूं। और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, सेपरेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन का स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर क्लब कर दें, 1 और 2 अगर क्लब करें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक साथ आ जाएगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाय r²। तो ये हो गया, ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही है। और इसके बीच में चूंकि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसके बीच में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आपका लग जाएगा कैपिटल G। G M1 M2 फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है आपका G M1 M2 बाय r² हो गया। तो ये G क्या है? ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये आपने पहले भी पढ़ा है जूनियर क्लासेस में। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको आप यूनिवर्सल कांस्टेंट बोले या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोले। तो यहाँ पे ये वर्ड यूज किया हमने यूनिवर्सल। तो यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाएं इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। जी का वैल्यू जो है फिक्स्ड वैल्यू फिक्स्ड हो जाएगा। किसी भी मटेरियल में दो मासेस को रख दें आप, ये जो दो मासेस हैं इसके बीच में जो मटेरियल है, इसके बीच में जो मीडियम है, ये जो मीडियम है दो मास के बीच में, यहाँ पे एयर हो जाए या वाटर हो जाए या जो भी हो जाए, जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। यूनिवर्सल, इसलिए इसका नाम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट रखा गया है। जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आप कहीं भी लेके चले जाएं, हवा पानी या बीच में कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट भी रख दें, तो भी फोर्स ऑफ ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये सेम ही रहेगा। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अगर सेम रहेगा तो ये फोर्स भी आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि इधर तो मास m1 m2 और r² है। अगर आप मास चेंज नहीं, पार्टिकल सेम है तो मास सेम रहेगा, और सेपरेशन आप चेंज नहीं कर रहे हैं तो इधर तो ये पार्ट तो आपका कांस्टेंट हो गया, और जी भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो कि चेंज नहीं होने वाला है। कहीं भी कोई भी मटेरियल आप बीच में ले लें तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपका कांस्टेंट रहेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स जो है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नोट बना के इसको लिख दे रहा हूँ। जी फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। जिस मीडियम में दो मासेस रखे हुए हैं, दोनों मासेस उस पे डिपेंडेंट है ही नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स। इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। इसको समझ लेना है, इसको आप ये ध्यान रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह सेम ही रहेगा। तो अब ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, उसका मैग्नीट्यूड जो है आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो जी का वैल्यू जो है 6.67 इंटू
10 का पावर 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन, यूनिट जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू है। ये आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है मीडियम पे डिपेंड करता है। कि जिस मीडियम में चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चेंज हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स जो हैं अनलाइक ये अब 12th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स लॉ जो पढ़ा होगा आपने पहले, अगर कूलम्स लॉ पढ़ा होगा तो जूनियर क्लासेस में। ग्रेविटेशनल फोर्स इज independent of मीडियम। और दूसरी बात, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसका नेचर जो है कंजर्वेटिव है, ये कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव फोर्स हुआ ये। कंजर्वेटिव इन नेचर। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो गया, मैं अभी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव बोल रहा हूँ। तो कंजर्वेटिव का मतलब कंजर्वेटिव का मतलब क्या हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स के कंजर्वेटिव कहने का क्या मीनिंग हो गया। तो अगर कुछ फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं तो कुछ फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव भी होंगे। तो पहले जरा कंजर्वेटिव का डेफिनेशन देखते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स कैसे फोर्सेस को कहते हैं। तो इसका जो ये है आपका डेफिनेशन है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स क्लोज पाथ वर्क डन बाय conservative force on a closed path इक्वल टू 0। अगर कंजर्वेटिव फोर्स आपका क्लोज पाथ पे वर्क करे तो वो वर्क जो है 0 हो जाएगा। उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। वर्क क्या होता है, एफ डॉट, अगर मैं इंटीग्रेट करके लूँ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे करके, एफ डॉट स्मॉल वर्क जो है होगा आपका डी डब्ल्यू, जो है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए डी डब्ल्यू जो है वो एफ डॉट डी एस होगा। और यहाँ पे मैं एफ सी लिखता हूँ, सी फॉर कंजर्वेटिव। तो अगर मैं क्लोज पाथ कर दूँ तो क्लोज पाथ कर दूँ तो क्लोज पाथ को मैं ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है। तो ds जो है क्लोज पाथ हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है उसका क्लोज पाथ हो गया, मतलब जहाँ से चला वहीं पे आ गया। सपोज कोई पार्टिकल ए से चला और वापस ए पे ही आ गया। तो कैसा पाथ हो गया, क्लोज पाथ हो गया। कोई पॉइंट है
ए से पार्टिकल चलता है और फिर वापस ए पे ही आ जाता है। और कंजर्वेटिव फोर्स है, इस पे कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करेगा तो वो वर्क जो है आपका 0 हो जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करेगा वो 0 हो जाएगा, यानी या आप टोटल वर्क जो है इस तरह से इंटीग्रेट करके होगा आपका वर्क जो है ऑन अ क्लोज पाथ, वो जो है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ये जो है 0 होगा। यही हमने पढ़ा अभी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन अ क्लोज पाथ इज 0। एफ कॉन्स कर देता हूं मैं और ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यही कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन है। तो अब कंजर्वेटिव फोर्स को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। तो अब सपोज मैं ये करता हूं, आपका कोई पॉइंट है ए और वर्टिकली डाउनवर्ड्स, दूसरा पॉइंट है बी, और ग्रेविटी आपका इस तरह से वर्क कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है डाउनवर्ड्स, जी फॉर ग्रेविटी आपका इस तरह से नीचे है, क्योंकि इस तरह से ओरिएंटेशन है, ए ऊपर है बी नीचे है, और इसके बीच का जो हाइट है मैं बी को बना देता हूं ग्राउंड लेवल पे है बी। बी आपका ग्राउंड लेवल पे है। ए यहां से एच हाइट ऊपर है, और मैं करता क्या हूं, कोई मास m है, इसको मैं पहले नीचे लाता हूं, ए से बी आता है, ए पे छोड़ देता हूं, ए से बी लाता हूं, ठीक है। ए से बी आता है, सपोज ए से बी आता है ये मास, हाँ बी ग्राउंड पे आता है, और ग्राउंड से फिर मैं उसी पॉइंट पे लेके चला जाता हूं इसको। ए से बी लाया, और फिर से ए से बी लाया, वापस बी से ए ले गया। तो जब ए से बी जाता है, जब आपका जब पार्टिकल ए से बी जाता है, तो जैसे यहाँ पे मास m है, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा, डाउनवर्ड्स लगेगा आपका, अब वो फोर्स mg के बराबर होगा। तो जब आप a से b जाते हैं तो आपका वर्क कितना होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक कांस्टेंट है mg, और डिस्प्लेसमेंट जो है h डाउनवर्ड्स, तो mg और h के बीच में एंगल जो है फोर्स mg है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका नीचे है, तो इन दोनों के बीच में एंगल जो है आपका 0 डिग्री। तो वर्क डन कितना होता है आपका mg h, ये आपका ग्रेविटेशन का वर्क डन हो जाता है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ मैं g लिख देता हूँ। अब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जब आप B से A लेकर के आते हैं, तो अब जब B से A जाते हैं तो mg नीचे वर्क कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका ऊपर हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री। तो ये वर्क जो है आपका कितना हो जाता है, ये हो जाता है -mgh। तो अब इस केस में हुआ क्या, ए से बी आए, बी से आप वापस ए चले गए, तो ये आपका क्लोज पाथ हो गया। क्लोज पाथ हो गया, आप ए से बी गए, बी से ए आ गए, तो मतलब आपका ये वर्क तो
वर्क जो है क्लोज पाथ पे जो आपका ए से बी गए, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ए से बी गए और बी से वापस ए चले आए, तो आपका क्लोज पाथ हो गया, जहां से चले थे वहां वापस आ गए। तो ये कितना हुआ, mgh माइनस mgh, यहां से आपका जो यहां पे आपने निकाला हुआ है, यहां आपने निकाला हुआ है, इसको यूज किया और ये वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है 0 हो गया। वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन क्लोज पाथ, जो ये है इसको मैं क्लोज पाथ है तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं। वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन अ क्लोज पाथ जो है आपको 0 हो गया। तो अभी आपने क्या पढ़ा था कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन, कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन अ क्लोज पाथ 0। तो ग्रेविटेशन के कारण जो आप वर्क डन है, ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो वर्क डन है वो आपका क्लोज पाथ पे 0 हो गया। तो दिस इंप्लाइज, यहां से आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स is conservative फोर्स। ये निकल के आ गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, अब ये देखते हैं क्या फ्रिक्शन फोर्स क्या कंजर्वेटिव फोर्स है क्या। फ्रिक्शन फोर्स जो है मैं आपको बता देता हूं, फ्रिक्शन जो है आपका, फ्रिक्शन फोर्स जो है ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तब ये नॉन कंजर्वेटिव कैसे है, इसको जरा समझते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो है नॉन कंजर्वेटिव कैसे है। तो ऑब्वियसली है वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ क्लोज पाथ 0 नहीं होता होगा। तो पहले एक काम करते हैं हम लोग, तो 2 पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है। और यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास m है। एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है। और उसको A से B ले जा रहा है। A से पहले B ले जाते हैं और फिर वापस B से A ले आएंगे। A से B ले जाएंगे और वापस B से A ले आएंगे, तो क्लोज पाथ हो जाएगा। A से B गया, B से वापस A आ गया। तो अब पहले इस पे देखते हैं कि इस पे फोर्स क्या क्या लग रहा है। सपोज हाँ, इस पे mg जो है आपका डाउनवर्ड्स लग रहा है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो ग्रेविटेशन u है, ये आपका ग्रेविटेशन इसके परपेंडिकुलर है। तो mg डाउनवर्ड्स लग रहा है और अर्थ नीचे खींच रही है, अर्थ नीचे अट्रैक्ट कर रही है, तो ये इस सरफेस को दबा रहा है और ये सरफेस चूंकि इसके कांटेक्ट में रहेगा, दबा रहा है, तो सरफेस जो है आपको रिएक्शन देगा उल्टा।
नॉर्मल रिएक्शन n। अब आप इसको इधर लेके जाएंगे, इस साइड लेके जाएंगे, इधर एक्सेलरेट करेंगे तो उस एक्सेलरेशन को अपोज करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, इधर टेंजेंशियली उल्टा। इस तरह से आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स। तो अब इस केस में सपोज लिमिटिंग वैल्यू है, फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू जो है वही वर्क कर रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू जो है, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू जो है इस केस में म्यू इंटू एन आ गया। एन ये आपने पढ़ा हुआ है। और चूंकि वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, चूंकि आपका वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन हो नहीं रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो समेशन एफ वाई 0, एक्स एक्सिस को मैं हॉरिजॉन्टल मान लेता हूं और वाई एक्सिस आपका वर्टिकल है, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसा है, ठीक है। तो समेशन एफ वाई आपका 0 होगा। समेशन एफ वाई 0 होने का मतलब अगर ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो n पॉजिटिव रहता है और mg नीचे है इसलिए माइनस mg, n माइनस mg इक्वल टू 0। तो यहां से आया n इक्वल टू mg। और अब ए नॉर्मल रिएक्शन का जो वैल्यू आया यहां से, जो n इक्वल टू mg आया, अगर इसको मैं यहाँ पे यूज कर लूं तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू जो है हो जाएगा म्यू एम जी। यही फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हो जाएगा। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, जब ए से बी लेके जाते हैं, ए से बी ले जाने में वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स जो है कितना होगा। तो डिस्प्ले सपोज मैंने ये ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट, ये जो लेंथ है, स्ट्रेट लाइन जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, पाथ का जो लेंथ है, इसको L ले लेते हैं। तो जब A से B जाएगा, तो A से B जाएगा तो आपका फोर्स देख रहे हैं, फ्रिक्शन जो है अपोज कर रहा है, फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो है 180 डिग्री है। तो A से B जाएगा तो वर्क डन जो है आपका माइनस एफ इंटू एल हो जाएगा। और सपोज अब आप B से A आइए, B से वापस A आइए, B से A आइए, जब आप B से A जाएंगे तो फिर फ्रिक्शन फिर इसको अपोज करेगा, फ्रिक्शन फिर जो है आपके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के उल्टा होगा और फिर आपका वर्क डन जो है माइनस एफ इंटू एल हो जाएगा। तो अब साइक्लिक पाथ पे वर्क डन क्या हुआ, अब A से B गए और B से A आ गए, तो ये आपका W A से B प्लस वर्क डन ऑन पाथ B टू A बाय फ्रिक्शन ना, ये लिखना बहुत जरूरी है कि ये वर्क जो है फ्रिक्शन के का वर्क है। ये वाला जो, सॉरी यहाँ पे G लिख दिया मैंने, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ये फ्रिक्शन फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो कोई वर्क ही नहीं करेगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। फ्रिक्शन फोर्स। तो ये जो है आपका माइनस एफ एल और फिर माइनस एफ एल फिर माइनस एफ एल है। यहाँ से जो हमने निकाला हुआ है इसको यूज करके, तो ये माइनस 2FL हो गया। अब माइनस 2FL जो है ये जीरो है क्या, ये जीरो तो नहीं है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन क्लोज पाथ, मतलब ये क्लोज पाथ में वर्क डन बाय फ्रिक्शन
ये जीरो नहीं हुआ, क्योंकि फ्रिक्शन जो है हमारा जीरो नहीं है, फ्रिक्शन का वैल्यू जो है म्यू एम जी है। यहाँ हमने देखा है एफ इंटू फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एम जी है, इसलिए आपका वर्क डन जो है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन क्लोज पाथ जीरो नहीं हुआ। तो दिस इंप्लाइज फ्रिक्शन इज कैसा फोर्स? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शन जो है आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। तो इस तरह से आप बाकी फोर्सेस का भी देख सकते हैं कि क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो हो रहा है कि अगर वर्क डन जीरो है तो वो फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, और क्लोज पाथ में अगर वर्क डन जीरो नहीं है तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अब मैं आपको एक बात और यहाँ पे बता दे रहा हूँ, उसको ज़्यादा डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब जैसे ग्रेविटेशन है तो ग्रेविटेशन के लिए आप पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप पहले भी पढ़े होंगे। तो केवल पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइंड होता है। केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइंड होता है। पोटेंशियल एनर्जी का कोई मीनिंग नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी हैज नो मीनिंग फॉर, नो मीनिंग नॉट डिफाइंड, नो मीनिंग फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नो मीनिंग या नॉट डिफाइंड, उसके लिए होता ही नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी जो है केवल आपका कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। नॉन कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। नो मीनिंग फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है, केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो जहां भी आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटरेक्शन होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। नॉन कंजर्वेटिव के लिए कोई मीनिंग ही नहीं है पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का या पोटेंशियल का, जो कि आपका ग्रेविटेशन के केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में जो कि आप 12th में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है। अभी के लिए इतना ही। ये आपके लिए जान लेना इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग जो है केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही है। तो अगले दिन हम लोग ग्रेविटेशन के लेक्चर को और आगे बढ़ाएंगे। मैं एज्यूम कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।